4500 से अधिक वर्षों से यह मौन खड़ा है। दक्षिणी इंग्लैंड के मैदानों से उठते विशालकाय पत्थर, कुछ का वजन 25 टन से अधिक है, जिन्हें लगभग 100 मीटर चौड़े गोलाकार आकार में सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया है। ग्रीष्म संक्रांति के सूर्योदय के साथ पूर्णतया संरेखित आकाश को निहारते हुए, हमें निहारते हुए। लेकिन क्या होगा यदि स्टोनहेंज केवल एक स्मारक ही ना हो? क्या पता इतने समय से इसके अंदर कुछ छिपा हुआ हो जो सही तकनीक के आने का इंतजार कर रहा हो। अब उन्नत 3D स्कैनिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पत्थरों और आसपास के भूभाग का मिलीमीटर सटीक मानचित्रण शुरू कर दिया है। खुदाई करके या स्थल को नुकसान पहुंचाए बिना, बल्कि डिजिटल रूप से परत दर परत पुनर्निर्माण करके। और जो डेटा सामने आ रहा है वह विशेषज्ञों को लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्टोनहेंज का निर्माण 3000 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न चरणों में हुआ था। आधुनिक मशीनरी, धातु की क्रेन या उन्नत इंजीनियरिंग उपकरणों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। फिर भी हाल के स्कैन ने आंतरिक दरारें, छिपी हुई संरचनात्मक विशेषताएं और सतह से कई मीटर नीचे तक फैली भूमिगत विसंगतियों को उजागर किया है। ऐसी बारीकियां जिन्हें पहले कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया था। यह अटकलें नहीं हैं। यह मापने योग्य डेटा, डिजिटल मॉडल, सत्यापित इमेजिंग पर आधारित है और इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ सामने आ रहा है वह न केवल स्टोनहेंज की कहानी को नया रूप देता है, बल्कि प्राचीन ब्रिटेन के इंजीनियरिंग ज्ञान पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे पहले कि हम यह खुलासा करें कि एक शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे अधिक अध्ययन किए गए स्मारकों में से एक के नीचे क्या मानचित्रण किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह उन कहानियों में से एक है जहां बारीकियां मायने रखती हैं और आप हर बात जानना चाहेंगे। चलिए, जो हम जानते हैं उससे शुरू करते हैं। स्टोनहेंज लंदन से लगभग 88 मील दक्षिण पश्चिम में सैसबरी प्लेन पर स्थित है। लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित इसका बाहरी घेरा विशाल सैसन पत्थरों से बना है, जिनमें से कुछ लगभग 30 फीट ऊंचे हैं और प्रत्येक का वजन लगभग 25 टन है। उस घेरे के अंदर छोटे नीले पत्थर हैं, जिन्हें वेल्स की पेसिली पहाड़ियों से आश्चर्यजनक रूप से 150 मील की दूरी से लाया गया था। पारंपरिक व्याख्या परिचित है। नवपाषाण काल के किसान हिरण के सींग से बने औजार, पत्थर के हथौड़े, लकड़ी ढोने वाले रोलर और विशाल सामुदायिक प्रयासों का उपयोग करते हुए पीढ़ियों से धीरे धीरे इन पत्थरों को आकार देते और स्थानांतरित करते रहे। न धातु के औजार, न पहिए, न लिखित भाषा, न उन्नत गणित, बस दृढ़ता, समन्वय और धार्मिक या अनुष्ठानिक प्रेरणा। दशकों से यही कहानी मानी जाती रही है और लंबे समय तक यह व्याख्या पर्याप्त प्रतीत होती रही, जब तक कि शोधकर्ताओं ने यह पूछना बंद नहीं कर दिया कि यह कैसे किया गया होगा और डेटा को स्वयं उत्तर देना शुरू कर दिया। डिजिटल जांच। एक संयुक्त ब्रिटिश अमेरिकी शोध दल ने सिद्धांत से आगे बढ़ने का फैसला किया। विधियों पर बहस करने के बजाय उन्होंने स्मारक के हर इंच की डिजिटल रूप से जांच करने का विकल्प चुना। उन्होंने सतह के नीचे देखने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, ऊपर से भूदृश्य का मानचित्रण करने के लिए एरियल लीडार, हजारों ओवरलैपिंग हाई रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए फोटोग्रामोमेट्री ड्रोन और मिलीमीटर के अंशों तक हर दृश्यमान सतह को रिकॉर्ड करने के लिए उन्नत 3D लेजर स्कैनर का उपयोग किया। इसका परिणाम स्टोनहेंज का एक पूर्ण डिजिटल ट्विन था। न केवल खड़े पत्थर, बल्कि दबे हुए अवशेष, गिरे हुए लिंटल और मीलों तक फैला आसपास का भूभाग भी। फिर वे एक कदम और आगे बढ़े। उस सभी डेटा, हर स्कैन, हर खांचा, हर कोण को प्राचीन निर्माण और ध्वनिक इंजीनियरिंग में पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित उन्नत न्यूरल नेटवर्क में फीड किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने जो परिणाम दिए वे किसी की भी उम्मीदों से परे थे और इसकी शुरुआत पत्थर की सतह जैसी सरल चीज से हुई। इतनी सटीकता जो संभव नहीं होनी चाहिए।
सूक्ष्मदर्शी और त्रिआयामी सतह विश्लेषण के तहत इस प्रणाली ने सारसन ब्लॉकों पर प्रयुक्त कम से कम 5 अलग अलग पत्थर निर्माण तकनीकों का पता लगाया। पहली तकनीक पुरातत्वविदों की अपेक्षा के अनुरूप थी, जिसमें पत्थर के औजारों से छेनी और घिसाई करना शामिल था। इसी प्रकार के निशान अन्य प्रागैतिहासिक स्थलों पर भी पाए गए हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन ज्यामिति ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ घुमावदार सतहों में 2 मीटर लगभग 6.5 फीट की दूरी में 2 मिलीमीटर से भी कम का विचलन देखा गया। इस स्तर की स्थिरता से पता चलता है कि सीधे पत्थरों के ऊपर टिकी हुई लिंटेलें उल्लेखनीय रूप से सटीक वक्र बनाती हैं। इतनी दूरी में केवल 2 मिलीमीटर का अंतर सावधानीपूर्वक योजना और बार बार किए जा सकने वाले माप का संकेत देता है, न कि मनमाने ढंग से आकार देने का। दूसरी तकनीक में चीजें समझाना अधिक कठिन हो गया। कुछ खास सतहों पर, खासकर लिंटल और टंग एंड ग्रूव जोड़ों के आसपास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने ऐसे आकार पैटर्न का पता लगाया जो ज्ञात नवपाषाणकालीन औजारों के चिन्हों से मेल नहीं खाते थे। ब्राइटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविड नैश ने बताया कि इन सारसेन पत्थरों की एक रूपता पारंपरिक प्रहार और पीसने की विधियों से अपेक्षित एक रूपता से कहीं अधिक है। वक्रता व्यवस्थित प्रतीत होती है, आकस्मिक नहीं। जब एआई ने इन सतहों की तुलना ब्रिटेन भर से हजारों प्रलेखित नवपाषाणकालीन औजारों के चिन्हों से की, तो उसे एक भी मेल नहीं मिला। ब्रिटिश द्वीपों में कहीं भी उसी युग का एक भी तुलनीय चिन्ह नहीं मिला। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉक्टर माइक पार्कर पियर्सन सहित कुछ शोधकर्ता जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। कुशल निर्माता अनुभव और अभ्यास के माध्यम से प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यावहारिक ज्यामिति के लिए औपचारिक गणित की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक तर्कसंगत दलील है। लेकिन बात यह है कि पत्थर के काम में सटीकता, यहां तक कि अस्पष्ट सटीकता को भी असाधारण शिल्प कौशल माना जा सकता है। एआई ने आगे जो खोजा उसे समझाना मुश्किल था, क्योंकि शोधकर्ताओं ने केवल पत्थरों के आकार का चित्र ही नहीं बनाया था। उन्होंने एक ऐसा सटीक मॉडल तैयार किया था जो स्टोनहेंज के बारे में सोचते समय अक्सर लोग जिस चीज पर ध्यान नहीं देते, उसका अनुकरण कर सकता था। अंदर की ध्वनि कैसी होती थी? स्टोनहेंज एक ध्वनि यंत्र की तरह। स्टोनहेंज कभी सिर्फ एक मंदिर नहीं था। इस विश्लेषण के अनुसार यह एक मशीन की तरह कार्य करता रहा होगा। जब तंत्रिका नेटवर्क ने पत्थर की सतहों से ध्वनि व्यवहार की ओर रुख किया, तो परिणामों ने इसमें शामिल विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनमें से एक हटर्सफील्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट टिल थे, जो प्राचीन स्थलों की ध्वनिकी का अध्ययन करने में वर्षों व्यतीत कर चुके हैं। उन्हें लंबे समय से संदेह था कि स्टोनहेंज में असामान्य ध्वनि गुण हैं, लेकिन जब एआई ने अपना पूरा ध्वनिक सिमुलेशन पूरा कर लिया, तो रिपोर्ट के अनुसार डेटा उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। स्मारक के विस्तृत 3D डिजिटल ट्विन का उपयोग करते हुए सिस्टम ने यह पुनर्निर्मित किया कि लगभग 4500 वर्ष पूर्व स्टोनहेंज के भीतर ध्वनि कैसे प्रवाहित होती होगी, जब पत्थरों का पूरा घेरा अभी भी अक्षुण्ण था। इसने यह मॉडल बनाया कि आवाजें, ढोल और अन्य कम आवृत्ति वाली ध्वनियां सैसन पत्थरों से टकराकर किस प्रकार संलग्न स्थान के भीतर परस्पर क्रिया करती होंगी। विश्लेषण में रचनात्मक हस्तक्षेप नामक एक घटना का पता चला। ऐसा तब होता है जब ध्वनि तरंगें सतहों से टकराकर परावर्तित होती हैं और इस तरह से आपस में मिलती हैं कि कुछ आवृत्तियां रद्द होने के बजाय बढ़ जाती हैं। एआई सिमुलेशन के अनुसार स्टोनहेंज की विशिष्ट दूरी और पत्थर की ज्यामिति ने 95 से 120 हर्ट्ज के बीच एक संकीर्ण आवृत्ति बैंड में प्रवर्धन उत्पन्न किया, जो लगभग एक गहरी पुरुष आवाज या एक बड़े औपचारिक ढोल की सीमा है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि उन आवृत्तियों पर मंत्रोच्चार या ढोल बजाने से पूरे घेरे में जोरदार गूंज उत्पन्न हो सकती थी।
साधारण प्रतिध्वनि के बजाय संरचना ने ध्वनि को और मजबूत किया होगा। आंतरिक स्थान केवल प्रतिध्वनित ही नहीं होता बल्कि प्रतिध्वनित भी होता। मॉडल के अनुसार इसका प्रभाव तीव्र और गहन होता। यहीं पर यह और भी अधिक आश्चर्यजनक हो जाता है। ध्वनिक प्रवर्धन सटीक स्थान निर्धारण पर बहुत अधिक निर्भर था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने गणना की कि एक छोटे से पत्थर को मात्र 1 मीटर खिसकाने से भी हस्तक्षेप पैटर्न में काफी गड़बड़ी आ जाती है और अनुनाद प्रभाव कमजोर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, पत्थर की स्थिति अनुमान मात्र नहीं थी बल्कि जानबूझकर तय की गई थी। इस प्रणाली ने अनुमान लगाया कि यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित पत्थर के घेरे में विशुद्ध रूप से संयोग से इस विशिष्ट ध्वनिक अनुकूलन के घटित होने की संभावना 10,000 में से 1 से भी कम थी। यह आंकड़ा आकस्मिक संरेखण के बजाय सुनियोजित योजना का संकेत देता है। यदि यह सटीक है तो इसका तात्पर्य यह है कि स्टोनहेंज के निर्माताओं को ध्वनि इंजीनियरिंग के व्यावहारिक सिद्धांतों की समझ थी। इससे बहुत पहले की ऐसी अवधारणाओं का औपचारिक रूप से ऐतिहासिक अभिलेखों में वर्णन किया गया था। औपचारिक ध्वनि सिद्धांत लगभग 2000 वर्ष बाद प्राचीन यूनानियों के समय तक अस्तित्व में नहीं आया था। फिर भी लगभग 2500 ईसा पूर्व यहां 25 टन के विशाल पत्थरों को इस प्रकार स्थापित किया गया था कि वे गिरजाघर जैसी ध्वनि प्रवर्धन क्षमता उत्पन्न करते थे। संशयवादी एक तर्कसंगत प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं। ऊंचे पत्थरों से बनी कोई भी गोलाकार संरचना स्वाभाविक रूप से प्रतिध्वनि और स्थिर तरंग प्रभाव उत्पन्न करेगी। यह सत्य है, लेकिन डॉक्टर टिल के प्रेक्षणों के अनुसार स्टोनहेंज में अंतर केवल प्रतिध्वनि की उपस्थिति नहीं है, यह इसकी विशिष्टता है। प्रवर्धन यादृच्छिक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के बजाय एक संकीर्ण सार्थक आवृत्ति सीमा को लक्षित करता है। उन्होंने जो तुलना सुझाई है वह सरल है। एक ऐसे कमरे में अंतर होता है जिसमें ध्वनि गूंजती है और एक ऐसे संगीत सभागार में जिसे जानबूझकर ध्वनि को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया हो। यदि निरंतर अध्ययन के दौरान ध्वनिक मॉडलिंग सही साबित होती है तो स्टोनहेंज जानबूझकर कारिजाकोली गए बीबी में किए गए व्यापक ध्वनिक डिजाइन के सबसे शुरुआती जात उदाहरणों में से एक हो सकता है, जिसे न केवल देखने के लिए बल्कि सुनने के लिए भी बनाया गया था। लेकिन ध्वनि इस डिजाइन का केवल एक पहलू था। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने स्मारक के अनुभव से ध्यान हटाकर उसके मापन और लेआउट पर केंद्रित किया तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसने मानव गणित के कालक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। ऐसा गणित जो मानव गणित से भी पहले का है। जब इस प्रणाली ने स्मारक की सटीक ज्यामिति का मानचित्रण शुरू किया तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद डॉक्टर गेल हिगनबॉटम ने कुछ ऐसे पैटर्न देखे जिन पर गहन अध्ययन की आवश्यकता थी। न्यूरल नेटवर्क ने ऑम्ब्री होल और स्टेशन स्टोन जैसी विशेषताओं के साथ साथ हर ज्ञात पत्थर की स्थिति को अंकित किया, चाहे वह खड़ा हो या गिरा हुआ हो। फिर उन्होंने मापने योग्य ज्यामितीय संबंधों की खोज की। जो सामने आया वह 3, 4 और 5 के समकोण त्रिभुज अनुपातों की पुनरावृत्ति थी। ये वही अनुपात हैं जिन्हें हम अब पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से उस प्रमेय का श्रेय प्राचीन ग्रीस में लगभग 500 ईसा पूर्व में पाइथागोरस को दिया जाता है। स्टोनहेंज लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी लगभग 2000 वर्ष पहले का है। और यह महज एक त्रिभुज नहीं था जिसे महज संयोग मानकर नजरअंदाज किया जा सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने स्टोनहेंज के लेआउट में अंतर्निहित कम से कम 7 विशिष्ट संबंधों को चिह्नित किया, जिनमें पत्थर के वृत्तों की दूरी, ऑम्ब्री होल और सारसन सर्कल के बीच ज्यामितीय संबंध और स्टेशन पत्थरों द्वारा निर्मित आयताकार संरचना शामिल है। इसके अलावा सिस्टम ने सारसन सर्कल के अनुपातों का भी विश्लेषण किया। इसके अनुमानित व्यास और परिधि के बीच का संबंध पाई के वास्तविक मान के लगभग 99.7% तक सटीक 3.14 से 1 के अनुपात को दर्शाता है। तुलना के लिए प्राचीन मिस्र की गणनाओं में अक्सर लगभग 3.16 और बेबीलोन के अनुमानों में लगभग 3125 का उल्लेख किया जाता है। यदि स्टोनहेंज में ये माप जानबूझकर किए गए थे
तो वे नवपाषाणकालीन ब्रिटेन में एक असाधारण रूप से सटीक व्यावहारिक अनुमान का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यधारा के पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं। जब बिल्डर रस्सियों, खूंटियों और सरल ज्यामितीय निर्माण का उपयोग करते हैं तो 3 से 4 से 5 जैसे अनुपात स्वाभाविक रूप से उभर सकते हैं। तकनीकें। समकोण या वृत्ताकार आकृतियां बनाने के लिए आपको लिखित गणित की आवश्यकता नहीं है। व्यावहारिक ज्यामिति प्रत्यक्ष समस्या समाधान से उत्पन्न हो सकती है। यह एक उचित चुनौती है और इसे जारी रखना सार्थक है। लेकिन एआई की जांच जमीनी स्तर पर ही नहीं रुकी। इसने अपना ध्यान ऊपर की ओर मोड़ा और सबरी विमान के ऊपर आकाश में जो कुछ मिला उसने एक नया आयाम जोड़ दिया। कई पीढ़ियों के आकाश का अध्ययन करते हुए एआई ने 20,500 ईसा पूर्व में सबरी मैदान के ऊपर दिखाई देने वाले रात्रियातेई आकाश का पुनर्निर्माण किया और स्मारक के अभिविन्यास के साथ खगोलीय स्थितियों की तुलना की। सबसे प्रसिद्ध संरेखण सर्वविदित है। ग्रीष्म संक्रांति के दिन केंद्र से देखने पर सूर्य हिलस्टोन के ऊपर से उगता है। इस सौर संरेखण को सदियों से प्रलेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त मॉडल ने 18.6 वर्ष के चंद्र चक्र को उजागर किया, जो चंद्रमा के अधिकतम झुकाव को एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। यह कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है। इसे समझने के लिए पर्यवेक्षकों को लगभग 2 दशकों तक चंद्रमा के उदय और अस्त होने के चरम बिंदुओं पर लगातार नजर रखनी होगी। विश्लेषण के अनुसार केंद्रीय वृत्त के चारों ओर आयत में व्यवस्थित 4 स्टेशन पत्थर चंद्रमा के इन चरम बिंदुओं से काफी हद तक मेल खाते हैं। यदि यह सटीक है तो इस स्तर का संरेखण प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक खगोलीय अवलोकन और व्यवस्थित अभिलेखन की आवश्यकता होगी। इसका तात्पर्य यह होगा कि निर्माता न केवल 25 टन के पत्थरों को स्थानांतरित कर रहे थे, बल्कि पीढ़ियों से धैर्यपूर्वक आकाश की निगरानी भी कर रहे थे। आलोचकों का तर्क है कि पत्थरों की कई शाखाओं और दृष्टि रेखाओं वाले जटिल स्थलों में संरेखण कभी कभी बाद में सार्थक प्रतीत हो सकते हैं। यह एक उचित चेतावनी है, लेकिन एक बात को नजरअंदाज करना मुश्किल है। 18.6 चंद्र चक्र को पहचानना और उसे दर्ज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए निरंतरता, योजना और लंबे समय तक निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उच्च रिजोल्यूशन स्कैन का उपयोग करते हुए एआई ने औजारों के निशान, कटाव के पैटर्न, नक्काशी की शैलियों और पत्थर के क्षरण का विश्लेषण करके निर्माण चरणों को अलग अलग किया। इसने तकनीक और सतह की उम्र में मापे जा सकने वाले अंतरों के आधार पर पत्थरों को वर्गीकृत किया। जो परिणाम सामने आया वह कौशल का क्रमिक विकास नहीं था, बल्कि इसके विपरीत था। लगभग 2500 ईसा पूर्व का प्रारंभिक प्रमुख चरण, जिसमें पहला सेसन सर्कल और विशाल ट्रिलाथॉन शामिल हैं, उच्चतम स्तर की सटीकता को दर्शाता है। इन पत्थरों में सबसे मजबूत जोड़, सबसे परिष्कृत आकार और सबसे सटीक खगोलीय संरेखण हैं। ये पत्थर सटीक ध्वनिक व्यवहार, अंतर्निहित 3 से 4 से 5 ज्यामितीय संबंधों और चंद्रचक्र संरेखण से संबंधित हैं। बाद के निर्माण चरण, जो 1600 ईसा पूर्व तक फैले हुए हैं, कुछ अप्रत्याशित चीजें दिखाते हैं। शिल्प कौशल में गिरावट, औजारों के निशान कम सुसंगत हो जाते हैं, जोड़ ढीले हैं, संरेखण कम सटीक है, आकार देना भद्दा लगता है। अंतिम चरण तक काम शुरुआती संरचनाओं की तुलना में स्पष्ट रूप से कम परिष्कृत है। यह उलटफेर मानव विकास के सामान्य पैटर्न को चुनौती देता है। मिस्र में पिरामिड निर्माण समय के साथ बेहतर होता गया। ग्रीस में वास्तुकला पीढ़ी दर पीढ़ी गणितीय रूप से अधिक परिष्कृत होती गई। अधिकांश सभ्यताएं ज्ञान के संचय के साथ तकनीकों को परिष्कृत करती हैं। स्टोनहेंज में आंकड़े बताते हैं कि शिखर पहले बना, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आई। एक व्याख्या यह है कि मूल निर्माताओं के पास विशेष ज्ञान था जिसे बाद की पीढ़ियों ने दोहराने के लिए संघर्ष किया। शायद परंपराएं पूरी समझ के बिना ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं। शायद अनुष्ठानों में तकनीकें संरक्षित रहीं,
लेकिन सिद्धांत रूप में नहीं। यह पैटर्न निरंतरता और लुप्त विशेषज्ञता के बारे में प्रश्न उठाता है। डॉक्टर डेविड नैश की टीम ने कथित तौर पर स्टोनहेंज के सबसे पुराने औजारों के निशानों की तुलना यूरोप भर में नवपाषाण काल के पत्थर के काम के 50,000 से अधिक प्रलेखित नमूनों से की। सबसे पुराने सैसेन आकार देने के निशान सांख्यिकीय रूप से अपवाद के रूप में सामने आए, जो उन विशेषताओं को दर्शाते हैं जो आमतौर पर बाद के कांस्य युग की शिल्पकारी से जुड़ी होती हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग से भले ही ये नमूने नवपाषाण काल में मजबूती से स्थापित हो जाएं, लेकिन यह विरोधाभास एक वास्तविक पुरातात्विक पहेली को जन्म देता है। या तो हमारी क्षमता की व्याख्या अधूरी है, या हम नवपाषाणकालीन समाजों की उपलब्धियों को कम आंक रहे हैं। और अगर निर्माण की सटीकता को समझाना पहली नजर में जितना आसान लगता है, उससे कहीं अधिक कठिन है, तो यह सवाल भी उतना ही पेचीदा है कि ये पत्थर स्परी प्लेन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि एआई ने इस बारे में भी कुछ कहा है। परिवहन समस्या। सैसन पत्थर लगभग 25 मील उत्तर में मालरा डाउन से आए थे। नीले पत्थर वेल्स में पोर्सेली हिल्स से आए थे, जो लगभग 150 मील दूर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि इसके पीछे लकड़ी ढोने वाले रोलर, रस्सियां, स्लेज और बड़े पैमाने पर संगठित श्रम बल का हाथ था। लेकिन जब एआई ने सैसन पत्थरों के आकार का विश्लेषण किया, तो उसने पाया कि उनमें से कई में अनियमित उभार और संरचनाएं हैं, जिनके कारण उन्हें लुढ़काना अस्थिर हो जाता है। नवपाषाणकालीन भूदृश्यों के भूभाग मॉडलों का उपयोग करके हजारों भौतिकी सिमुलेशन चलाए गए। 92% सिमुलेशन में परिवहन के दौरान पत्थर पलट गए, फंस गए या फिसल गए। फिर भी 3D स्कैन में परिवहन से होने वाली क्षति नगण्य या न के बराबर दिखाई देती है। उभरे हुए भाग स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कुछ आकृतियों की बारीकियां इतनी सटीक प्रतीत होती हैं कि बार बार प्रभाव या अनियंत्रित लुढ़कने से उनका अस्तित्व असंभव लगता है। इससे दो संभावनाएं बनती हैं। या तो अंतिम आकार देने का काम निर्माण के बाद हुआ होगा, जो उन मामलों में मुश्किल लगता है जहां नक्काशीदार संरचनाएं ऐसी सतहों पर स्थित होती हैं जहां एक बार सीधा खड़ा होने पर पहुंचना कठिन होता है। या परिवहन के तरीके हमारी वर्तमान धारणा से कहीं अधिक नियंत्रित थे। नीले पत्थर इसमें एक और जटिलता जोड़ते हैं। भूवैज्ञानिक विश्लेषण से पुष्टि होती है कि इन्हें परिसर में फैले कई विशिष्ट चट्टानी क्षेत्रों से चुना गया था, न कि किसी एक खदान से बेतरतीब ढंग से। कुछ शोधकर्ताओं ने ध्वनि संबंधी कारण बताए हैं। कुछ नीले पत्थरों को टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि निकलती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विश्लेषण ने एक और अवलोकन जोड़ा। अपनी वर्तमान स्थिति में ये नीले पत्थर स्थानीय भूचुंबकीय क्षेत्र में लगभग 2 नैनोमीटर के सूक्ष्म चुंबकीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यह एक अत्यंत सूक्ष्म उतार चढ़ाव है जिसे केवल आधुनिक उपकरणों से ही पता लगाया जा सकता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नवपाषाण काल के निर्माता चुंबकत्व को वैज्ञानिक रूप से समझते थे, लेकिन पत्थरों के चयन और व्यवस्था का तरीका सरल व्याख्याओं को चुनौती देता रहता है। तो ये पत्थर अपने आप में कई पहेलियों से भरे हुए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोजें जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मिली। जमीन के नीचे क्या छिपा है? जब शोधकर्ताओं ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और लायर स्कैन को न्यूरल नेटवर्क में डाला, तो सिस्टम ने सैल्सबरी प्लेन में जमीन के नीचे की असामान्यताओं को उजागर करना शुरू कर दिया। 56 ऑम्बरी होल, जो लगभग एक पूर्ण वृत्त बनाते हुए समान दूरी पर स्थित गड्ढे हैं, दशकों से ज्ञात हैं। लेकिन एआई ने इससे कहीं बड़ी चीज की ओर इशारा किया। कम से कम 200 अतिरिक्त पोस्ट होल, गड्ढे और दबी हुई संरचनाएं ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित थीं, जिन्हें पहले कभी एक एकीकृत डिजाइन के रूप में नहीं पहचाना गया था। इस दृष्टिकोण से स्टोनहेंज कभी भी एक अलग थलग पत्थर का घेरा नहीं था। यह कई वर्ग मील में फैले एक अनुष्ठानिक भूभाग के केंद्र में स्थित था। और पता चला कि यह भूभाग पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं हो सकता है। स्थलाकृतिक लिडार डेटा को सारसन वृत्त के ध्वनिक मॉडलिंग के साथ मिलाकर
शोधकर्ताओं ने पाया कि स्मारक के आसपास की कुछ चोटियां और उथली घाटियां पूरी तरह से प्राकृतिक होने के बजाय आंशिक रूप से निर्मित प्रतीत होती हैं। कुछ तटबंधों पर बड़े पैमाने पर भू हलचल के संकेत मिलते हैं। सिमुलेशन के अनुसार भूमि के ये उठे और दबे हुए भाग ध्वनि को विशिष्ट दिशाओं में प्रवाहित करते हैं। व्यावहारिक रूप से यदि कोई व्यक्ति वृत्त के बाहर कुछ बिंदुओं पर खड़ा होकर तेज लयबद्ध ध्वनियां जैसे ढोल बजाना, मंत्रोच्चार करना या तुरही बजाना उत्पन्न करे तो आसपास का भूभाग उस ध्वनि को स्मारक की ओर प्रवाहित करेगा। एक बार घेरे के अंदर पहुंचने पर सेसन पत्थर लक्षित आवृत्तियों पर ध्वनि को बढ़ा देते। इसका संयुक्त प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता। केंद्र में खड़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता था मानो ध्वनि सीधे जमीन से निकल रही हो। एआई ने अनुमान लगाया कि इस भूभाग के कुछ हिस्सों को आकार देने के लिए संभवतः सैकड़ों हजारों घन मीटर मिट्टी को केवल सींगों से बने औजारों और बुनी हुई टोकरियों का उपयोग करके स्थानांतरित करना पड़ा होगा, जिसमें संभवतः दशकों तक हजारों श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी होगी। और यह सारा काम मुख्य पत्थरों के खड़े होने से पहले ही किया गया होगा। यहीं से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जब आप पीढ़ियों तक, मीलों दूर तक इस तरह का श्रम लगाते हैं तो आप इसे लापरवाही से नहीं करते। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्थिति मायने रखती है, क्योंकि आप किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो वे वास्तव में क्या बना रहे थे? स्टोनहेंज किस लिए था? एक प्रचलित व्याख्या यह है कि यह एक प्रकार के खगोलीय कैलकुलेटर के रूप में कार्य करता था, आकाशीय चक्रों पर नजर रखने के लिए एक भौतिक प्रणाली। पत्थरों की स्थिति, दृष्टि रेखाएं और जमीन में दबे खंभों के गड्ढे सौर और चंद्र गतियों, जिनमें 18.6 वर्ष का चंद्र चक्र भी शामिल है, की निगरानी के लिए एक साथ काम करते रहे होंगे। यदि ऐसा है तो यह स्मारक ग्रहणों और चरम चंद्र ठहरावों की भविष्यवाणी करने में सहायक हो सकता था। इसके 1500 वर्षों के रखरखाव और संशोधन से पता चलता है कि पीढ़ियों ने एक दीर्घकालिक अवलोकन प्रणाली को अद्यतन और संरक्षित किया है। एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि यद्यपि संरेखण मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर के रूप में व्याख्यायित करने से प्राचीन प्रथाओं पर आधुनिक अवधारणाओं को थोपने का जोखिम है। फिर भी सटीक सौर और चंद्र ट्रैकिंग की निरंतरता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ शोधकर्ताओं ने चंद्र चक्रों और ज्वारीय या जलवायु परिवर्तनों के बीच सहसंबंधों का भी पता लगाया है। मौसमी स्थिरता पर निर्भर कृषि समाजों के लिए दीर्घकालिक आकाश अवलोकन निस्संदेह मूल्यवान रहा होगा। भले ही उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया गया, इसकी पूरी तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है। और यही बात इस कहानी को स्टोनहेंज से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। यह घटना अलग थलग नहीं घट रही थी। उसी प्रागैतिहासिक युग में दुनिया भर की अन्य संस्कृतियां भी कुछ इसी तरह की चीजें कर रही थीं। तुर्की में स्थित गोबेसी नामक विशाल स्मारक, जो स्टोनहेंज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व निर्मित है, में खगोलीय घटनाओं के अनुरूप तराशे गए विशाल स्तंभ हैं। जर्मनी का नेब्रा आकाश गोलाकार ढांचा सौर और चंद्र चक्रों से जुड़े खगोलीय प्रतीकों को दर्शाता है। आयरलैंड का न्यू ग्रांज शीतकालीन संक्रांति के सूर्योदय के साथ सटीक रूप से संरेखित है और इसकी अपनी अनूठी ध्वनिक विशेषताएं हैं। फ्रांस के कैराक पत्थरों में 3000 से अधिक खड़े पत्थर हैं, जो मीलों तक फैले जटिल पैटर्न में व्यवस्थित हैं। नवपाषाण काल के यूरोप में विशाल पत्थर के स्मारक बार बार आकाश, ध्वनि, ज्यामिति और विशालता के प्रति एक ही जुनून को दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रश्न केवल यह नहीं है कि स्टोनहेंज क्या था। प्रश्न यह है कि यह हमें हमारे बारे में क्या बताता है और उस ज्ञान का कितना हिस्सा खो गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्टोनहेंज स्थल का केवल लगभग 5% भाग ही पूरी तरह से उत्खनित किया गया है। गैर आक्रामक स्कैनिंग से दबी हुई खाइयां, गड्ढे और संभावित कक्ष लगातार सामने आ रहे हैं, जो पूरी तरह से अछूते हैं।
जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा और भी छिपी हुई संरचनाएं उजागर होंगी। शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए पुनर्निर्माण में सबसे चौंकाने वाला पैटर्न कालानुक्रमिक है। सबसे प्रारंभिक चरण सबसे परिष्कृत प्रतीत होता है। बाद के चरण कम सटीक लगते हैं। क्या यह खोई हुई विशेषज्ञता, बदलती सांस्कृतिक प्राथमिकताओं या हमारी अपनी व्याख्या की सीमाओं को दर्शाता है? यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। जो बात स्पष्ट है वह यह है, स्टोनहेंज आदिम किसानों की कल्पना से कहीं अधिक योजना, समन्वय और दीर्घकालिक अवलोकन का उदाहरण है। असली आश्चर्य की बात यह नहीं है कि प्राचीन लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया, बल्कि यह है कि हम अभी भी यह खोज रहे हैं कि वे वास्तव में कितने सक्षम थे। और जितना गहराई से हम देखते हैं, स्मारक उतना ही अधिक आकर्षक प्रतीत होता है।